हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अधिगम एवं अभिप्रेरणा। इसके अलावा इसके पिछले वीडियो में हमने समावेशी शिक्षा को डिस्कस किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। साथ ही जो अधिगम एवं अभिप्रेरणा है, ये भी स्पेशली यहाँ पर हम सीटेट के लिए डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए समझ लेते हैं अधिगम, और इसको समझते हैं कि अधिगम क्या होता है और अभिप्रेरणा किसे कहेंगे, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए बात करते हैं अधिगम की। तो अधिगम का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है सीखना, एंड व्यापक अर्थ में यदि हम इसके बारे में बात करें तो व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन। मतलब जब आप चीज़ों को सीखते हैं तो सीखने के बाद आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, या फिर आपका जो व्यवहार है उसमें परिमार्जन यानी कि सुधार भी आता है। इसके अलावा उसके आगे यदि हम बात करें तो मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। साथ ही जीवन की कई परिस्थितियों से प्राप्त अनुभवों से सीखता है। मतलब कि मनुष्य अपने जन्म के उपरांत ही वह सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। हमारे जीवन में कई सारी परिस्थितियाँ आती हैं, कई सारी कठिनाइयाँ, काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं, तो उनसे जो प्राप्त अनुभव होते हैं उनसे भी हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं। तो इस प्रकार एक जो मनुष्य है वो जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। एंड इसके अलावा जो इसकी विशेषताएं होती हैं, तो विशेषताओं की यदि हम बात करें तो अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि जो मनुष्य है वो भी एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज में रहता है और समाज में रह कर के ही सीखता है। तो इस प्रकार से जो अधिगम है वो एक सामाजिक प्रक्रिया ही होती है, क्योंकि हम समाज में रह करके समाज से अंतःक्रिया करके हम सीखते हैं। और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जीवन भर हम सीखते हैं। जीवन भर जो अधिगम है वो जीवन भर चलता है। अनुकूलन की प्रक्रिया है। अनुकूलन से मतलब होता है कि जो भी हम अपने आसपास पड़ोस वातावरण में अपने समाज में देखते हैं उसी से अनुकूलन करके, यानी कि उन लोगों का हम अनुकरण करके ही चीज़ों को सीखते हैं। तो ये जो सीखना होता है ये एक अनुकूलन की प्रक्रिया है। और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक से मतलब है कि जो अधिगम होता है वो सभी जगह पर होता है। ऐसा मतलब नहीं है कि कोई पार्टिकुलर जगह है कि आप वहीं पर जाकर के चीज़ों को सीख सकते हैं, बाकी जगह नहीं सीख सकते। तो जो अधिगम है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि आप घर में बाहर कहीं पर भी आते जाते कहीं पर भी चीज़ों को आप सीखते हैं, आपका अधिगम होता रहता है। एंड अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। तो ये मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, यानी कि जब आप चीज़ों को सीखते हैं तो उसको मतलब उसका जो धारण करते हैं वो मस्तिष्क में ही करते हैं। तो ये एक मानसिक प्रक्रिया है। इसके अलावा अधिगम एक जटिल प्रक्रिया भी है। इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है और ये सारे पॉइंट्स सीटेड में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अधिगम व्यवहार में वांछनीय एवं स्थायी परिवर्तन है, यानी कि जब आप चीज़ों को सीख जाते हैं तो उससे जो परिवर्तन आता है वो वांछनीय होता है और स्थायी परिवर्तन होता है। यानी कि जो भी आपने सीखा है तो उसके बाद जो वांछनीय परिवर्तन होगा, यानी कि जो अच्छे परिवर्तन होंगे, वो सीखना कहलाता है। एंड जो सीखते हैं वो स्थायी परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। अधिगम में गलती होना, भ्रम होना ये स्वाभाविक है। जब भी आप चीज़ों को सीख रहे हैं तो आपसे गलतियाँ भी होंगी, कई बार आप भ्रमित भी हो जाएंगे चीज़ों को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें स्वाभाविक होती हैं, क्योंकि पहली बार यदि आप कोई चीज़ें सीख रहे हैं तो वहाँ पर गलती भी हो सकती है, या आप चीज़ों को लेकर के भ्रम भी मतलब आपको भ्रम भी हो सकता है। इसके अलावा अधिगम को अनुभव एवं अभ्यास द्वारा बेहतर भी किया जा सकता है। मतलब भले ही आपसे गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन कई बार अभ्यास करके या फिर कई बार जब आप अभ्यास करते रहते हैं तो चीज़ों का आपको अनुभव हो जाता है। तो इससे आप जो अधिगम है उसको बेहतर कर सकते हैं। और अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। मतलब जब आप चीज़ों को सीखते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जैसे कि आप अभी सीटेट के लिए सीडीपी को सीख रहे हैं, तो आपका जो लक्ष्य है वो है सीटेट पास करना। तो जो हमारा लक्ष्य होता है, यानी कि जो हमारा अधिगम होता है वो किसी न किसी लक्ष्य को लेकर के होता है। तो अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इन्होंने एक सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। तो अल्बर्ट बंडूरा की यदि बात करें तो ये निवासी थे कनाडा के, और इनके सिद्धांत के अन्य नाम
तो क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया था कि जो मनुष्य सीखता है वो समाज में रह करके लोगों से अनुकरण करके सीखता है, उनका अवलोकन करके सीखता है, या फिर कोई व्यक्ति यदि उसे पसंद है, उसकी चीज़ें, उसकी आदतें उसको अच्छी लगती हैं, तो वह उसको आदर्श मान करके सीखता है। तो इसी वजह से इनके सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि हम लोगों का अवलोकन करके सीखते हैं, या फिर हम लोगों का अनुकरण करके सीखते हैं, या फिर हम किसी न किसी को आदर्श मान करके यानी कि किसी न किसी को मॉडल मान करके सीखते हैं। तो इनके सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं वो ये हैं, इनको आप लोग याद रखेंगे। एंड आगे अगर बात करें तो इन्होंने प्रयोग किया था बोबोडाल पर। तो बोबोडाल पर जो इन्होंने प्रयोग किया था, तो इससे रिलेटेड इन्होंने बच्चों को 3 मूवी दिखाई थी। तो 3 मूवी ऐसे दिखाई थी कि एक मूवी दिखाई थी तो उसमें एक बच्ची होती है, तो वो बोबोडाल को प्यार से खिलाती है, सहलाती है, दुलराती है। और जो दूसरी वाली मूवी थी उसमें एक सामाजिक क्रिया दिखाई थी उन्होंने कि मतलब वह डॉल से हाथ मिलाती है, अच्छे से बात करती है। ये दूसरी मूवी थी। एंड जो तीसरी मूवी थी उसमें जो बच्ची होती है वो डॉल से मतलब डॉल के साथ हिंसात्मक व्यवहार करती है, उसको डॉल को पकड़ के तोड़ मरोड़ देती है। तो ये 3 टाइप की मूवी जो बंडूरा थे उन्होंने बच्चों को दिखाई थी, अलग अलग बच्चों को दिखाई थी। मतलब किसी को पहली वाली मूवी दिखाई थी जिसमें वह डॉल को प्रेम करती है, और कुछ बच्चों को दिखाई थी जिसमें वह सामाजिक व्यवहार यानी कि किस तरीके से किससे बातचीत करनी है, यानी कि वह डॉल से हाथ मिलाती है, अच्छे से बात करती है। तो कुछ बच्चों को ये वाली मूवी दिखाई थी और कुछ बच्चों को हिंसात्मक मूवी दिखाई थी। उसके बाद जिन बच्चों को जैसी मूवी बंडूरा ने दिखाई थी तो वो बच्चे वैसा ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि उन्होंने जैसा देखा और तो उसके बाद फिर वो वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो इस वजह से इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर ही बताया था कि जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, वो समाज में रह करके लोगों का अनुकरण करके सीखता है। इसके अलावा इनके हिसाब से जो सीखने की स्टेजेस हैं उनको भी देख लेते हैं। आदर्श यानी कि जो कोई व्यक्ति होता है वो किसी न किसी को आदर्श मान करके सीखता है। यदि आपको कोई पसंद है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व पसंद है, तो आप उसके जैसा बनना चाहेंगे तो आप उसको आदर्श मानेंगे। आदर्श मानने के बाद क्योंकि आपको उसके जैसा ही बनना है तो आप उसका अवलोकन करेंगे, उसकी आदतों का, उसके बारे में सारी चीज़ों का आप अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद फिर आप उसको धारण करेंगे, क्योंकि आपको वैसा ही बनना है तो आप वो धारण करेंगे उसकी आदतों को। इसके अलावा सबलीकरण से मतलब है कि धारण करने के बाद फिर आप उन्हीं क्रियाओं को बार बार दोहराएंगे, क्योंकि आपको वैसा ही बनना है तो आप वैसे ही कार्य करेंगे। तो ये होते हैं स्टेजेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू बंडूरा, कि किस तरीके से कोई व्यक्ति सीखता है। इसके अलावा आगे अब हम बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा के बारे में। तो अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है कुछ करने की इच्छा शक्ति, यानी कि कोई व्यक्ति जब प्रेरित होता है यानी कि मोटिवेटेड होता है तो उसके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति होती है। तो इस वजह से जो अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है वो यही होगा कि कुछ भी करने की इच्छा शक्ति होना, यानी कि जब आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है कि आप वो काम करें। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति, जुनून या फिर जोश है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। यानी कि आप जब प्रेरित हो जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जुनून से या जोश से भर जाते हैं, आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि आपको लगता है बस मुझे करना है। तो ये अभिप्रेरणा होती है। इसके अलावा अभिप्रेरणा के प्रकारों की यदि हम बात करें तो 2 प्रकार से होती है, एक तो आंतरिक और एक बाह्य रूप से। आंतरिक से मतलब होता है कि आप खुद से ही प्रेरित होते हैं, मतलब आपको बाहरी रूप से फोर्स नहीं करना पड़ता कि आप ये चीज़ करिए तो आपको इस चीज़ की प्राप्ति होगी। अगर आपको इस तरीके से बोला जाता है तो फिर आप बाहरी रूप से प्रेरित हैं। बल्कि आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है कि आप खुद से ही प्रेरित हैं, खुद से प्रेरित हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी लक्ष्य पाने के लिए। और बाह्य प्रेरणा से मतलब होता है जब आपको ज़बरदस्ती कोई कार्य करवाया जाए, दंड दे करके या पुरस्कार दे करके। यानी कि आपको या तो दंडित किया गया है कि ऐसा करो नहीं तो आपको डांटा जाएगा या फिर मार पड़ेगी, या फिर आपको पुरस्कार वगैरह दिए जाए तो आप पुरस्कार की लालच में करते हैं कि हमको पुरस्कार मिलेगा। तो ये जो इस तरीके के शब्द होते हैं, मतलब जहाँ पर भी दंड का यूज़ किया जाए, पुरस्कार का यूज़ किया जाए, या फिर आपकी तारीफ वगैरह की जाए, तो वो भी
बाह्य रूप से अप्रेरणा होती है। तो आंतरिक अप्रेरणा और बाह्य अप्रेरणा दो तरीके से मनुष्य प्रेरित होता है, एक तो खुद से और एक बाह्य रूप से। इसके अलावा अप्रेरणा का सिद्धांत की यदि बात करें तो एक सिद्धांत दिया है मैस्लो ने, और इनका जो सिद्धांत है आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। तो इसमें इन्होंने प्रत्येक मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को बताया है। यानी कि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो 5 तरीके की आवश्यकताएं होती हैं। एक तो सबसे पहले या जो सबसे बेसिक आवश्यकता हमारी होती है वो होती है दैहिक आवश्यकता, या फिर शारीरिक आवश्यकता इसको कहेंगे, जैविक आवश्यकता भी कहेंगे। तो जो बेसिक आवश्यकता होती है हमारी, यानी कि भोजन पानी हो गया, बेसिक नीड्स होती है। एंड उसके बाद सुरक्षा की मांग, यानी कि जब कोई व्यक्ति, मान लो किसी भी व्यक्ति के पास पहले खाने को ही नहीं है तो वह पहले खाने की मांग करेगा। अब उसके बाद जब खाने के लिए चीज़ें हैं, खाना उपलब्ध है, उसने स्टोर कर लिया है या इतना इकट्ठा कर लिया है, अब वह खाने की टेंशन से फ्री है, तो वह सुरक्षा की मांग करता है। यानी कि उसके बाद उसको लगता है कि जो चीज़ें भी उसने इकट्ठा करी हैं, कलेक्ट की हैं अपने लिए, उसको कहाँ पर सुरक्षित रखा जाए, यानी कि घर मकान आदि चीज़ों की बात आती है। उसके बाद आत्मीयता की आवश्यकता है। अब यदि किसी भी व्यक्ति के पास मतलब उसने घर मकान अपना बना लिया है, खाने पीने के लिए भी चीज़ें हैं, तो फिर वह आत्मीयता की आवश्यकता से मतलब है कि वह समाज की बात करता है, मतलब प्रेम और परिवार की बात करता है, रिश्तों संबंधों की बातें करता है। यानी कि अब उसे आत्मीयता की आवश्यकता होती है। उसके बाद सम्मान की आवश्यकता। तो जब किसी भी व्यक्ति के पास प्रेम परिवार है तो फिर क्योंकि कोई व्यक्ति समाज में रहना चाहता है, कोई भी व्यक्ति हो, एक सामाजिक प्राणी है, तो वह समाज में सम्मान भी पाना चाहता है। उसके बाद समाज में जब वो उसकी एक स्थिति है तो उसके बाद वह कुछ ना कुछ क्योंकि बनना चाहता है, कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के चला हुआ होता है कोई भी व्यक्ति, तो वह आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। यानी कि उसे जो कुछ भी बनना है, जहाँ पर वह अपने जीवन में पहुंचना चाहता था, जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता था, उसे कहते हैं आत्म सिद्धि की आवश्यकता, जो कि 5वां चरण होता है। तो इसको मैस्लो ने इस त्रिभुज के तरीके से दिखाया है, इस तरीके से कि जो हमारी बेसिक नीड्स होती है, पहली जैविक या शारीरिक आवश्यकता यानी कि भूख प्यास, दूसरी होती है सुरक्षा की आवश्यकता, और तीसरी आत्मीयता यानी कि प्रेम परिवार दोस्त वगैरह, और उसके बाद फिर कोई मनुष्य सम्मान पाना चाहता है समाज में, और सम्मान के बाद फिर उसके अंदर आत्मसिद्धि यानी कि वह अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता था, क्या उसको बनना था, क्या उसका मेन लक्ष्य था, तो ये होती है आत्मसिद्धि। तो यहाँ पर जो शुरुआत के 3 चरण हैं, ये वाले जो शुरुआती 3 चरण हैं, इनको मैस्लो ने निम्न स्तर का बताया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए ये निम्न स्तर होते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति के पास मतलब जो बेसिक ज़रूरतें हैं, खाना पानी, ये चीज़ें होनी चाहिए। सुरक्षा की आवश्यकता मतलब सुरक्षा होनी चाहिए, और प्रेम परिवार, ये इतना तो ये निम्न स्तर का है। उसके बाद फिर जब ये चीज़ें मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो उसका जो उच्च स्तर है, यानी कि समाज में एक अच्छा सम्मान प्राप्त करना, और जो कुछ भी वह बनना चाहता था, जो उसका मेन लक्ष्य था, यानी कि आत्म सिद्धिकरण, या इसी को यथार्थीकरण भी कहते हैं। तो ये होता है उच्च स्तर। ये दोनों जो ऊपर वाले हैं ये होते हैं उच्च स्तर, और जो प्रथम के 3 चरण हैं ये हैं निम्न स्तर। तो इसको इस तरीके से बताया है मैस्लो ने। इसके अलावा आगे अगर बात करें अभिप्रेरणा चक्र, तो कोई व्यक्ति किस तरीके से अभिप्रेरित होता है, या कोई व्यक्ति यदि कोई काम कर रहा है तो वो कैसे करता है, ये होता है हमारा अभिप्रेरणा चक्र। तो सबसे पहले आवश्यकता, यानी कि मनुष्य को पहले आवश्यकता होगी तभी वह कोई काम करेगा। तो जैसे कि अभी आप यदि पढ़ रहे हैं तो आप सीटेट को पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको आवश्यकता है पढ़ने की। सीटेट को पास करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपकी आवश्यकता है। जब आपको आवश्यकता हुई तो आपके अंदर एक अंतर्नोद यानी कि प्रबल प्रेरणा उत्पन्न होती है, और उसके बाद उत्तेजना। जब प्रेरणा उत्पन्न होगी तो फिर आप उत्तेजित होंगे, और उत्तेजित होने के बाद फिर आपको क्या करना चाहिए ताकि जो भी आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके। इसके लिए आप लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करेंगे, यानी कि उसकी तरफ जाने के लिए आपको क्या करना है जिससे कि आपको लक्ष्य मिल सके। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा,
और उसके बाद जब आपको लक्ष्य मिल जाता है, व्यवहार करने के बाद जब लक्ष्य मिल गया तो उसके बाद फिर से उत्तेजना में कमी आ जाती है। यानी कि फिर से आप, जब आप सीटेट का एग्ज़ाम आपका हो जाएगा उसके बाद जिस तरीके से आप अभी पढ़ रहे थे या पढ़ रहे हैं अभी, तो फिर ये जो उत्तेजना है अभी आपकी, ये इसमें कमी आ जाएगी। तो ये होता है अप्रेरणा चक्र। और अब आगे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। तो जो अभिप्रेरणा होती है वो स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, ये सही नहीं है। इसके अलावा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, ये भी सही नहीं है। विद्यार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है, तो एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है, ये भी सही नहीं है। बल्कि जो अभिप्रेरणा होती है वो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। यानी कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जब प्रेरित है तो वह फिर कोई भी काम करने में रुचि लेगा। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान को एक अभिप्रेरित शिक्षक का संकेतक माना जाता है। यहाँ पर शिक्षक नहीं होगा गाइस, शिक्षण होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। शिक्षण मतलब किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति और शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य या फिर विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी। तो कक्षा में एकदम खामोशी ये अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक नहीं होता, क्योंकि बच्चा यदि शांत है, खामोश है, इसका मतलब है कि कक्षा को बहुत ज़्यादा अनुशासित करके रखा गया है या फिर बच्चा डर की वजह से शांत है। तो यदि बच्चा डरा हुआ है या बहुत ज़्यादा अनुशासित है तो फिर बच्चा प्रेरित नहीं है, क्योंकि बच्चा यदि प्रेरित होगा तो फिर वह क्वेश्चन करेगा, चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक होगा। तो इस वजह से जो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर है कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, यदि बच्चा प्रश्न पूछ रहा है इसका मतलब वह प्रेरित है, जो भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं उससे वह प्रेरित है, उसमें वह रुचि ले रहा है, तभी वह प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारा 3rd नंबर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो अभी हमने प्रेरणा के प्रकार बताए थे कि एक बाह्य प्रेरणा होती है और एक आंतरिक प्रेरणा होती है। तो यहाँ पर बात अंतः बदलाव के लिए करी जा रही है कि मतलब कौन सी शब्दावली ऐसी है जो अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। मतलब जो कोई व्यक्ति है या फिर कोई जो बच्चा है वो आंतरिक रूप से प्रेरित होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है पुरस्कार, तो हमने बताया था कि पुरस्कार और दंड की यदि बात होती है तो वो बाह्य रूप से प्रेरित होता है। संवेग की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। एंड जो उत्प्रेरणा है ये भी ऑप्शन सही नहीं, बल्कि अंतः बदलाव के लिए जो इस्तेमाल की जाएगी अप्रेरणा के साथ वो होगी हमारी आवश्यकता। जब मनुष्य को आवश्यकता होगी तो वह खुद ब खुद ही आंतरिक रूप से प्रेरित होकर के कार्य करेगा। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक कल्पनाएं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम या फिर प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो जब भी यदि बात किसी सामाजिक ग्रुप की होती है तो हमने बताया था कि जहाँ पर भी समाज की बात करी जाए तो वह सामाजिक सांस्कृतिक वाला ही सिद्धांत होगा, क्योंकि किसी समिति का सदस्य उसको बनाया जा रहा है। समिति का मतलब है कि फिर वहाँ पर एक ग्रुप क्रिएट होगा और ग्रुप क्रिएट होगा तो वो एक समाज का ही हिस्सा बनेगा। तो ऑप्शन हमारा प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं ही सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एंड हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? प्रतियोगात्मक परीक्षण से। तो हमने बताया था कि प्रतियोगिता वाले जो भी ऑप्शन होते हैं वो गलत होते हैं। हमें प्रतियोगात्मक जो माहौल है वो नहीं क्रिएट करना है। एंड व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद दे करके, या फिर साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम जैसे टॉफ़ी, तो ऐसा भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर आंतरिक रूप से प्रेरित करना है। तो यहाँ पर जो टॉफ़ी है वो एक तरीके से
बाह्य प्रेरणा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चे को टॉफ़ी दी जा रही है, तो ये इनाम वगैरह की या पुरस्कार की बात चल रही है, तो ये भी नहीं करना है। एंड उनमें चिंता और डर पैदा करके, तो ऐसा काम तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है? इनमें क्रियाशीलता होती है, एक व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती है, यह किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, यह व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है, तो जो अभिप्रेरित व्यक्ति होगा तो जो अभिप्रेरणा है वह किसी भी व्यक्ति के कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करेगी, बल्कि जो प्रेरित व्यक्ति होता है वो और अच्छे से काम करता है। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर ही सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यकता सबसे अंत में पूरी होती है? समानी मतलब सम्मान और आत्म यथार्थता, सुरक्षा, सामाजिक। तो अभी हमने बताया कि जो मैस्लो का पदानुक्रम का सिद्धांत है उसमें जो सबसे ऊपर होता है वो होता है आत्मसिद्धिकरण, या फिर उसे ही आत्म यथार्थता भी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे अंत में कौन सी आवश्यकता पूरी होती है? वो होती है आत्म यथार्थता। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, या फिर के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, या फिर का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि आंतरिक रूप से प्रेरित है तो उसका जो प्रेरणा स्तर है वो बाह्य रूप से प्रेरित विद्यार्थी की तुलना में कम नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा ही होगा। क्योंकि कोई व्यक्ति यदि आंतरिक रूप से प्रेरित है तो उसका जो प्रेरणा स्तर है वो ज़्यादा ही होगा। इसके अलावा के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो विद्यार्थी है तो यदि आंतरिक रूप से प्रेरित है तो उसको औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। मतलब उसे शिक्षा की तो आवश्यकता होगी ही औपचारिक तरीके से, क्योंकि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो हमें स्कूल में ही मिलती है। तो यदि कोई विद्यार्थी प्रेरित है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घर में ही पढ़ लेगा, उसे आवश्यकता होगी औपचारिक शिक्षा की। तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब हम देख लेते हैं पहले और दूसरे में। तो जो पहला वाला ऑप्शन है कि के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, एंड या फिर दूसरा जो ऑप्शन है कि के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो कहने से मतलब ये है कि कोई जो विद्यार्थी है वो आंतरिक रूप से प्रेरित है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसे पुरस्कार की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मतलब पुरस्कार उसको दिया भी जा सकता है, एंड लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि यदि उसको बाह्य पुरस्कार ना मिले तो उसकी जो प्रेरणा है वो कम हो जाएगी। मतलब बाह्य पुरस्कार जो है वो उसकी प्रेरणा स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको जो बाह्य पुरस्कार दिया जाएगा तभी जो उसकी प्रेरणा है वो बनी रहेगी, बल्कि यदि उसे ना भी दिया जाएगा तब भी उसकी जो अप्रेरणा स्तर है वो रहेगा। तो जो बाह्य पुरस्कार है वह उसकी अप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, वह खुद में खुद भी अभिप्रेरित है। तो ऑप्शन हमारा सेकेंड नंबर ही सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके दूसरे की इच्छा से करना पड़ता है, तो अभिप्रेरणा की कौन सी स्थिति होगी? सकारात्मक, नकारात्मक, उदासीन स्थिति, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि आपसे कोई काम ज़बरदस्ती करवाया जाता है, आपका मन नहीं है, तो ऐसे में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? ऐसे में होगी नकारात्मक स्थिति। सीखने में प्रेरणा की भूमिका होती है, यह बाल व्यवहार में परिवर्तन लाती है, सही है। और चरित्र निर्माण में सहायता करती है, ये भी सही है। मानसिक विकास को बढ़ाती है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन हमारा उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को जो अधिगम और अभिप्रेरणा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, एंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। इसके अलावा इसका PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसका PDF डाउनलोड कर लेना।
तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए।